आधुनिक राजस्थान अपने पूरा पढ़ लिया था। आधुनिक राजस्थान के बाद राजस्थान के दो पोर्शन और रह जाते हैं, तो छोटा सा ही है प्राचीन और एक आपका कौन सा है मध्यकालीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान। हेडिंग लगाओ प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान, बातचीत बंद कर दो और हेडिंग लगाओ प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान। इंग्लिश वाले इसे एंशिएंट राजस्थान बोल देते हैं और मेरे जैसे लोग इसे क्या बोल देते हैं, प्राचीन राजस्थान। हिस्ट्री के 3 पोर्शन है, जिसमें से एक पोर्शन अब अपन शुरू करे हैं एंशिएंट राजस्थान, प्राचीन राजस्थान। देखो प्राचीन राजस्थान यूं तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अपने राजस्थान की ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासतौर से आरएस, एसआई और शिक्षक भर्ती परीक्षा, ये जो 3 परीक्षा है, इनके अंदर केवल और केवल सिविलाइजेशन सिलेबस में है। केवल और केवल प्राचीन राजस्थान में सिलेबस में क्या है, सभ्यताएं। चाहे आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस की कर रहे हो, चाहे एसआई की कर रहे हो, उन सब के अंदर केवल सभ्यताएं सिलेबस में है। वैसे प्राचीन राजस्थान में और क्या क्या बातें आती है? प्राचीन राजस्थान में एक तो शिलालेख पढ़े जाते हैं जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। शिलालेख के अलावा गुहा लेख पढ़े जाते हैं। गुहा लेख के अलावा स्तंभ लेख पढ़े जाते हैं। स्तंभ लेख के अलावा प्रशस्तियां पढ़ी जाती हैं। प्रशस्तियों के अलावा आपके पढ़े जाते हैं प्रमुख ताम्र लेख। ताम्र लेख के अलावा पढ़े जाते हैं राजस्थान में मिले प्रमुख मुद्राएं यानी प्रमुख सिक्के, और सिक्कों के अलावा आपके पढ़े जाते हैं प्रमुख इतिहासकार। ये जिनको अपन सामूहिक रूप से एक लाइन में बोलते हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। कई सिलेबस इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। तुम अगर कभी पटवार के एग्जाम का सिलेबस देखोगे या प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम दोगे या कोई और अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दोगे, तो उनमें एक लाइन लिखी हुई मिलेगी सिलेबस में, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। यानी अपने को हिस्ट्री की जानकारी किन किन से प्राप्त होती है। तो अपनी जो हिस्ट्री है अपने को या तो किससे मिलती है, शिलालेख से यानी पत्रों पर लिखे गए लेख, गुहा लेख यानी गुफाओं के अंदर लिखे गए लेख, बड़े बड़े कोई विजय स्तंभ वगैरह उन पर लिखे गए लेखों को क्या बोलते हैं, स्तंभ लेख। प्रशस्तियां, प्रशस्तियों का मतलब वह है शिलालेख जो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। अपन पढ़ते हैं कि राज सिंह प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उनसे मिलता है। या पुराने समय के तांबे के खूब सारे लेख, तांबे के पत्र पर लिखे हुए लेख मिले हैं, या सिक्के, उनके ऊपर भी राजा महाराजाओं की जानकारियां मिलती है कि फलानी साल में सिक्का चला था, फलानी जगह ये चला था। और इतिहासकार जैसे कर्नल टोड है, जॉर्ज थॉमस है, जीएच ओझा है, गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, विश्वनाथ रेऊ है, जो अपने इतिहासकार है, जो हिस्ट्री की बुक्स वगैरह लिख रहे हैं। तो ये तमाम टॉपिक जो है इनको सामूहिक रूप से एक लाइन में अपन क्या बोलते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। ये अपने सिलेबस में नहीं है। एक तो शिक्षक भर्ती में नहीं है और एक आरएस एसआई में नहीं है, बाकी अन्य एग्जामों में ये सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में केवल और केवल प्राचीन इतिहास में क्या है, सभ्यताएं। तो अपने को पढ़नी है सभ्यताएं। अब देखो सभ्यताओं में भी कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। आपके सिलेबस को अगर आपने चेक किया होगा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई होगी, कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़, बेराठ इत्यादि। आरएस में भी 4 ही सभ्यताएं लिखी गई है, एसआई में भी इतनी है, और थर्ड ग्रेड में मुझे लगता है कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस आरएस के सिलेबस से कॉपी किया गया है। शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड में भी इतनी है, गणेश्वर, आहाड़, बेराट और आपका एक कालीबंगा। कालीबंगा, गणेश्वर, आहाड़, बेराट इत्यादि। इसका मतलब क्या है कि आपने को 4 ही सभ्यताएं पढ़नी है। तो कितनी पढ़नी है मुझे नहीं पता, मुझे तो यह कहा गया कि सभ्यताएं पढ़, मुझे तो सारी याद है, मैं तो रटी हुई पढ़ी है सभ्यताएं। मुझे तो ये कहा गया कि उस बैच में जाके सभ्यता पढ़ानी है। मैंने कहा मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, याद भी करवा दूंगा। अब पढ़ानी कितनी है ये आप बता दो। नहीं पढ़ाऊंगा तो उतनी जितनी मेरी इच्छा होगी। वो तो मेरा सोच रखा है कि कितनी पढ़ानी है, करूंगा मैं वही जो मेरे मन में आएगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि ऐसा होगा तो वो सरासर गलत सोच रहे हो। फिर भी आपको क्या लगता है कि कितनी सभ्यताएं इसमें पढ़ाई जाएगी? देखो सभ्यताएं पढ़ने की बात नहीं, सभ्यताएं तो अपन कितनी भी पढ़ लेंगे, सभ्यताओं का कोई इश्यू नहीं है। जितनी भी अपने मिली है वो सारी सभ्यताएं अपने नजर में है, उनको पढ़ लेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में 4 लिखी गई है, गणेश्वर, तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप 4 ही पढ़ें, आपको उन 4 पर तो विशेष ध्यान देना ही देना है। लेकिन प्रश्न उन 4 में से आएगा, लेकिन जो उटपटांग प्रश्न आएगा वो ऐसा प्रश्न आएगा कि 2-3 नाम लिखेगा। वो लिख देगा कि जाडोल, किराडोत,
या कुराड़ा इत्यादि किस काल से संबंधित है या किस स्थान से संबंधित है? जैसा अभी आरएस परी में इस साल सीधा प्रश्न आया था कि साबणिया, जाडोल और कुराड़ा, इस सीधा रहा था साबणिया, जाडोल, कुराड़ा इत्यादि है। फिर नीचे लिख रखा था ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र, ताम्र युगीन सभ्यताएं, सी में कुछ और, डी में कुछ और। तो बेसिक प्रश्न जो है वो आपके आना चाहिए। यानी मैं सरल सा आपको यूं बताऊं तो सभ्यता जो है ये दो टाइप की होती है सभ्यताएं। एक तो सभ्यताएं हैं पाषाण काल की। कौन से काल की? पाषाण काल, पाषाण काल की सभ्यता। और एक सभ्यता है धातु युग की। सभ्यताएं दो टाइप की होती है, एक तो धातु युग और एक कौन से काल की? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या है? अपने इतिहास का सबसे पुरानी जो अवधि है उसको कौन सा काल बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल का सरल मीनिंग ये होता है कि वह समय जिस समय इंसान इस दुनिया में आया ही था। आपसे जनरली यूं पूछ ले कि इस धरती पर मानव लगभग सबसे पहले कितने वर्षों पहले आया होगा? देखो, मानव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग अवधारणाएं बताते हैं। कोई कह रहा मानव कहीं से आया, कोई कह रहा कहीं से आया, कोई कह रहा कि 25 लाख साल पहले आ गया था, कोई कह रहा कि 7 लाख साल पहले आया था, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन आपसे जनरली यूं पूछा जाए कि आज अपन इस धरती पर रह रहे हैं, आप और हम सब इंसान है, पहली बार इस धरती पर जो इंसान आया था आज से कितने एक साल पहले आया होगा? लगभग आइडिया देखा जाए कि आज तो इतने लोग रह रहे हैं, इतना इंसान इस दुनिया के अंदर है, देश की, अपने देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, तो आज तो 140 करोड़ है। लेकिन सबसे पहली बार इस धरती पर जब मानव आया था तब वो कितने एक साल पहले इस धरती पर आया होगा? बड़ा रोचक प्रश्न है ये तो। लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दो, लगभग 25 लाख साल पहले, लगभग 10 लाख साल पहले, लगभग 3 लाख साल पहले, लगभग 1.5 लाख साल पहले पहली बार इंसान। क्योंकि इंसान जब आया था, जब से इंसान का आगमन हुआ है धरती पर, जिस दिन इंसान ने पहला कदम रखा उसी दिन कौन से काल की शुरुआत हो गई थी? पाषाण काल। पाषाण काल की शुरुआत उसी से मानी जाती। जिस दिन इंसान का धरती पर पहला कदम पड़ा था, तो इंसान कहां से आया, कैसे आया, ये सारी बातें आपको पता रहे। विज्ञान भगवान जाने क्या कहते। मैं विज्ञान को मानता हूं, लेकिन इतिहास का मास्टर हूं, इसलिए विज्ञान की बातें यहां नहीं करता। विज्ञान में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरीज दी है, लेकिन और राजस्थान है, राजस्थान में इंसान उसी अकॉर्डिंग आएगा जैसे मैं चाहूंगा। तो ध्यान रखना, वो इतिहास वाली बातें, विज्ञान वाली बातें विज्ञान की जगह रखना, लेकिन राजस्थान के अंदर पहली बार इंसान लगभग कब आया होगा? देखो, इसके पुख्ता साक्ष्य तो किसी के पास नहीं। विज्ञान ने भले कितना ही विकास कर लिया होगा, पुख्ता साक्ष्य किसी के पास नहीं। अपना जो पुरातत्व विभाग है, अपनी जितनी भी पुरानी चीजें हैं, उन तमाम पुरानी चीजों के लिए, यानी पुरानी चीजों की जानकारी बताने के लिए एक विभाग बना हुआ है, उसका नाम है पुरातत्व विभाग। और ये जो अपना पुरातत्व विभाग है, ये पुरातत्व विभाग क्या बताता है कि लगभग 25 लाख ईसा पूर्व, लगभग कितने लाख ईसा पूर्व? 25 लाख ईसा पूर्व में ये मानव आया था। और 25 लाख ईसा पूर्व यानी यूं मैं कह सकता हूं कि आज से लगभग 25 लाख साल पहले इस दुनिया में किसका आगमन हो गया था? मानव। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का कौन सा विभाग कह रहा? पुरातत्व। यानी पाषाण काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? 25 लाख ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से लगाकर लगभग 2000 ईसा पूर्व तक जो है पाषाण काल रहा था। हालांकि पाषाण काल के अंतिम समय में धातु का आगमन आ गया था, लेकिन मोटा मोटा इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक बताओ क्या रहा था? पाषाण काल। और 2000 ईस्वी पूर्व के बाद कौन से युग की शुरुआत हो गई थी? धातु। हालांकि अपन जब कालीबंगा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कालीबंगा 2350 से 1750, तो 2350 और कालीबंगा कौन से युग की सभ्यता है? धातु युग। तो यूं नहीं है कि धातु युग एग्जैक्टली 2000 के बाद में, लगभग 2000 ईस्वी के बाद में ही धातु युग का क्या हुआ था? विकास हुआ था। एग्जैक्टली जो पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? 2000 ईसा पूर्व। तो इस अवधि में इस दुनिया में क्या हुआ
क्या क्या नहीं हुआ, क्या इस अवधि के अंदर 25 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक राजस्थान में कोई ऐसा शहर था क्या जहां पर कोई सभ्यता वगैरह अपने को मिली है। तो वो सारा अध्ययन अपन जिस काल में करेंगे वो काल कौन सा होगा, पाषाण। और जब पाषाण पूरा हो जाएगा फिर कौन सा युग शुरू होगा, धातु युग। और धातु युग में 3 टाइप की बातें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले इंसान ने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ताम्र यानी तांबा। तो धातु युग में पहले अपन सबसे पहले कौन से युग की सभ्यताएं पता हो, ताम्र। फिर तांबे से एक मिश्र धातु निकली थी, कांसा, तो फिर इसको कौन सा युग बोल देते हैं, कांसा। और फिर जो सबसे आधुनिक सभ्यताएं हैं वो कौन से युग की है, लोहा। यानी इंसान जब तांबे को जानता था तो युग कौन सा हो गया, ताम्र। फिर तांबे से क्या बनाता, कांसा, और कांसे से क्या बनाता, लोहा। यानी धातु युग में आपको 3 टाइप की सभ्यताएं पढ़नी है, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन और लोहा युगीन। और आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का जो सबसे फेवरेट युग है वो बताओ कौन सा युग है, ताम्र युग। क्योंकि ताम्र युग में सारी सभ्यताएं, गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा, कालीबंगा भी आदि ताम्र है लेकिन आदि किस में आ जाएगी, कांसे में। तो कालीबंगा ये सब इनकी फेवरेट है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण युग है वो ताम्र युग है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें अपने को कौन से काल में पता रहे, पाषाण। हालांकि आपके पाषाण काल काम की बात नहीं है लेकिन प्रश्न आ सकता है पाषाण काल का भी। क्योंकि पाषाण काल में जैसे बागोर सभ्यता कौन से काल की है, पाषाण। जैसे कि बात करूं तिलवाड़ा कौन से काल की है, पाषाण। तो पाषाण काल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। लेकिन आपके सिलेबस में जो सभ्यताएं लिखी गई है वो सारी कौन से युग की है, धातु। तो आपको सीरियसली जो तैयारी जब कर रहे हो, रिवीजन का दौर आपका आए, तो आपको ज्यादा जोर कौन से युग पर देना है, धातु। लेकिन अभी अपन थोड़ी सी बेसिक बातें कौन से काल की करेंगे, पाषाण। तो पहले हेडिंग लगाओ, राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं। आपके सिलेबस में केवल सभ्यताएं हैं तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सभ्यताएं। अब काल तो बाद की बातें हैं लेकिन सबसे पहली दिक्कत यह तो रहे कि आखिर पता तो लगे सभ्यता होती क्या है, सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है। इस सभ्यता को आप पुरातात्विक स्थल भी बोल सकते हो, प्राक ऐतिहासिक स्थल भी बोल सकते हो। सभ्यता कहते किसको है, सबसे पहली बात आपको यह पता रहे किसको बोलते हैं सभ्यता। जैसे कालीबंगा है, क्या है कालीबंगा, क्या है, सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता तो है लेकिन पढ़ेंगे क्या कालीबंगा में। देखो, जब तक किसी टॉपिक का मेन ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा तब तक वो टॉपिक आप रट ही सकते हो, समझ नहीं सकते। कालीबंगा पढ़ेंगे तो कालीबंगा में क्या पढ़ेंगे, सभ्यता और संस्कृति का मतलब यह होता है कि आज अपन जिस शहर में बैठे हैं, जयपुर आज सभ्यता है या नहीं है। आपसे कोई पूछ ले कि जयपुर सभ्यता है या नहीं है, है। कालीबंगा किसी समय इस दुनिया का या तो कोई शहर, सभ्यताएं 2 ही टाइप की होगी, या तो शहरी सभ्यता या कौन सी, ग्रामीण सभ्यता यानी नगरी। जैसे कालीबंगा है तो कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, नगरीय। कालीबंगा आज से लगभग 4000 साल पहले कोई शहर था और अपने जयपुर जैसा ही शहर था। लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उस कालीबंगा का क्या हो गया था, नाश हो गया था। कोई तो कहता कि बाढ़ आ गई थी, कोई कह रहा कि भूकंप आ गया था, कोई कह रहा है कि कोई कोविड जैसी संक्रामक बीमारी आ गई थी। जैसे भी हुआ वो कालीबंगा पूरा नगर जो है वो ध्वस्त हो गया था। वहां की सारी प्रजा मर चुकी थी और वहां के लोग जो है, वहां का स्थान बिल्कुल वीरान हो चुका था। वो 4000 साल पहले, आज से 4000 साल, लगभग 4300 साल पहले आप और मेरे जैसे लोग कालीबंगा में रहते थे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का कोई भरोसा नहीं है और वहां के लोग मारे गए। अब अपन कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे क्या, जब कालीबंगा पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा खोजकर्ता। तो जिसने कालीबंगा नाम के स्थान के बारे में सबसे पहले अपने को जानकारी दी वो बंदा क्या कहलाएगा, खोजकर्ता। फिर उत्खनन, क्योंकि कालीबंगा के लोग जमीन में दफन हो गए थे, भूकंप आया तो। फिर वहां पर जो खुदाई किसने की, तो जिसने खुदाई की उसका नाम मैं किस में लिखवाऊंगा, उत्खनन। फिर लिखवाऊंगा कि काल, यानी कालीबंगा के सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे या नहीं थे, और थे तो किससे थे, तांबा और कांसा। इसका मतलब वो सभ्यता धातु युग की थी और ताम्र युगीन और कौन से युगीन थी, कांसे। फिर कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त साक्ष्य में फिर मैं लिखवाऊंगा
कि वहां पर इतने मकान मिले हैं, चौड़ी सड़कें मिली है, मकान के पीछे की तरफ क्या मिले हैं, दरवाजे, मकान ईंटों से बने हुए हैं। आज अपनी सभ्यता, आज अपने मान लीजिए हम भूकंप आ जाए और अपन सारे जमीन में दफन हो जाए, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा कई दफा हुआ। आप जब भूगोल पढ़ते हो तो भूगोल में खनिज पढ़ते होंगे, कोयला पढ़ते हो, कोयला। तो मां साहब क्या बताते, कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयले का निर्माण कैसे हुआ? हजारों वर्ष पूर्व जीवाश्म किस में दफन हुए थे, धरती। और जीवाश्म धरती में दफन होने के कारण वो धरती में सारे सड़ गल गए और आगे जाकर क्या बन गया था, कोयला। तो ऐसा कई दफा हुआ दुनिया में। आप और हम एक पल के लिए भी सुरक्षित नहीं है, एक मिनट में धरती में जा सकते। कल परसों में जापान की बातें पढ़ी होगी आपने अखबार में, जापान में कई लोग जमीन के अंदर दफन हो गए, वो कालांतर में कोयला बन जाएंगे। तो अपने साथ भी मान लीजिए ऐसा हो जाए। आपसे 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा कि सुबह सुबह 4 बजे पूरी जयपुर को जगाया था, आया था भूकंप का झटका। तो वैसा अगर कोई जोर का भूकंप आए और अपन सब जमीन में चले गए, तो बाद में यहां पर खुदाई की जाएगी, तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी जयपुर सभ्यता या शकुंतला भवन सभ्यता, वो यही तो पढ़ेंगे। और अपन कालीबंगा में क्या पढ़ेंगे भाई? अपने को कैसे पता कि कालीबंगा के लोग थे, कैसे थे? अपने को कालीबंगा वाले कोई भूत बन के तो आए नहीं थे। अपने जमीन में खुदाई की तो वहां से घर वगैरह निकले, तो अपने लोग चौंके, बोले अरे नीचे घर कहां से आ गए। वहां से सड़कें निकली तो अपने लोग चौंके, बोले यहां सड़कें क्या थी। तो फिर बाद में अपने पता लगा कि अच्छा यहां तो पहले कोई शहर था और वो दफन हो गया। आज अपन दफन हो जाए तो कालांतर के अंदर यहां खुदाई होगी तो वो नाम कर देंगे शकुंतला भवन सभ्यता। और फिर लिखेंगे जिसने खोज की है उसका नाम किस में लिख देंगे, खोजकर्ता। जिसने यहां पर खुदाई की है उसका नाम उत्खननकर्ता। कौन से युग में लोहे की टेबलें मिली तो अपन कौन से युग के हैं, लोहा युग में। ग्राम, गांव या शहर तो अपन किस में बैठे हैं, शहर। और फिर लिखेंगे साक्ष्य, साक्ष्य में लिखेंगे कि एक विशाल आयताकार भवन प्राप्त हुआ है, अर्थात यहां के लोग सामूहिक रूप से बैठकर क्या करते होंगे, अध्ययन। तो यही तो पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। फिर यहां लिखेंगे किसी का चश्मा मिल गया तो लिखेंगे कि यहां के लोग नेत्र चिकित्सा से क्या थे, परिचित। भाई अपन कालीबंगा पढ़ेंगे तब खोपड़ी मिली है वहां पर, और खोपड़ी में 4-5 छिद्र और छोटे छोटे उपकरण मिले, तो अपन लिखते हैं कि वहां के लोग ऑपरेशन करते थे, मतलब शल्य चिकित्सा से क्या थे, परिचित। तो अपने बारे में वो पढ़ेंगे कि यहां के लोग चश्मा मिलते ही नेत्र चिकित्सा से क्या थे, परिचित। यहां पर किसी की जेब में गुटखा मिल गया तो वो लिखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो तंबाकू से बताओ क्या थे, परिचित। तो अपन और क्या कैसे पढ़ पा रहे हैं कि अपने कालीबंगा तब पढ़ेंगे तब मैं आपको लिखवाऊंगा कि यहाँ के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और चावल था। तो कैसे पता, मुझे कैसे पता कि वहां के लोग गेहूं की रोटी खाते थे या चावल खाते थे? क्योंकि वहां से गेहूं और चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। तो यहां से मान लीजिए कोई घर से टिफिन लेकर आया और उसका परांठा साथ में दफन हो गया, तो वो लिखेंगे कि यहाँ के लोग बताओ क्या खाते थे, गेहूं। तो आपके दिमाग में पहले मोटी मोटी स्ट्रेटजी ये रहे कि अपन जितनी भी सभ्यताएं पढ़ेंगे तो वो सभ्यताएं, सभ्यता का मतलब वो पुराने समय में या तो कोई शहर था और या कोई क्या था, गांव। तो कालीबंगा पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले से ये रहे, आप में उत्सुकता रहे कि यार कालीबंगा आज से 4000 साल पहले शहर था और कालीबंगा वाले लोगों का जीवन कैसा था, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। अगर वो बातें आप में जानने की इच्छा होगी तो सभ्यता अपने आप ही याद हो जाएगी। जैसे मैं पढ़ूंगा आहड़ तो मैं बताऊंगा कि ये गांव था, तो आपको पता रहे कि यार आहड़ आज से 5000 साल पहले गांव था। तो आहड़ के गांव वाले क्या करते थे, टीवी थी नहीं थी, वहां के लोग क्या खेलते थे, खाते क्या थे, कपड़े कैसे पहनते थे, पानी किस में पीते थे, फ्रिज था कि मिट्टी के बर्तन थे। तो ये आपको जानने में जिज्ञासा रहेगी तो अपने आप सभ्यताओं को आप हेडक नहीं समझे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज तक सभ्यताएं कभी याद ही नहीं हुई है। पता नहीं कब मर्दभांड कहां चला जाता है, पता नहीं कब कौन सा कहां पर अवशेष। तो आपके दिमाग में पहले से साइकोलॉजी क्लियर रहे कि सभ्यता का मतलब है कोई स्थान था जो आज से कई हजार वर्ष पुराने सालों में था और वहां लोग रहते थे और कोई आपदा के कारण उनका क्या हुआ था, विनाश। अब वहां के जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसा था, क्या करते, क्या खाते, क्या पहनते, कैसे घरों में रहते थे, घर में चूल्हा कौन सा था, तंदूर का था, गेहूं की रोटी खाते थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी थे। अगर अपने दिमाग में ये साइकोलॉजी पहले रहेगी तो एक भी सभ्यता ऐसी नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी। और सभ्यता में और कुछ है ही नहीं, बस कुछ वर्ड है जो डिफिकल्ट वर्ड है, जिनको पढ़ने का मन ही नहीं करता, उनको मैं सरलीकरण करके आपको समझा दूंगा तो सभ्यताएं याद हो जाएगी। तो पहला बिंदु अपन यही लिखेंगे कि सभ्यता का मतलब होता है कि प्राचीन समय में कुछ नगर या शहर, कुछ नगर या गांव जिनका प्राकृतिक आपदाओं के कारण विनाश हुआ, वर्तमान में उन्हें क्या कहा गया है, सभ्यता। तो लिखो पहले सभ्यताओं के अंदर प्राचीन समय के वह नगर एवं गांव, प्राचीन समय के वह नगर एवं गांव, प्राचीन समय के वह नगर एवं गांव,
प्राचीन समय के वह नगर एवं गांव जिनका विनाश प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, जिनका विनाश प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, जिनका विनाश प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। वर्तमान में उन्हें सभ्यताएं कहा जाता है। वर्तमान में उन्हें सभ्यताएं कहा जाता है। ये लो भाई। अब मान लीजिए कहीं पर सभ्यता मिली, आप अपने खेत पर काम कर रहे थे, खेत पर आपने जेसीबी लगा रखी थी, खुदाई करवा रहे थे, खुदाई करते करते नीचे अचानक कोई मकान मिल गया, या नीचे से कुछ तालाब वगैरह कुछ अलग ही टाइप की खुदाई के अंदर मिट्टी नहीं निकल करके कुछ निकल रहा है, तो फिर आप सूचना किसको देंगे? उन सभ्यताओं के उत्खनन और उनकी जानकारी कौन सा विभाग करेगा? सभ्यताओं के उत्खनन एवं अध्ययन के लिए एक विभाग है जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कब स्थापित हुआ था? 1861। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, और उस विभाग का अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इस विभाग की स्थापना की थी। विभाग का नाम क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। लिखो पहला बिंदु, सभ्यताओं के उत्खनन, सभ्यताओं का उत्खनन एवं अध्ययन, सभ्यताओं का उत्खनन एवं अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इस विभाग की स्थापना 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। 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 ये लो भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम कहां पर करता है? दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। क्या राजस्थान में कोई अलग से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है क्या? है या नहीं है? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहां है? कहां पर? उदयपुर, बीकानेर। कब बना था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1950। लिख लो, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में की गई। 1950 में की गई। पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में की गई। कहां पर? पुरातत्व एवं, रोजाना देखते हैं अपन, लेकिन गौर कौन करे?
इसका एक ऑफिस तो बीकानेर है, लेकिन रामनिवास बाग कहां पर है? जयपुर। लिख लेना, जयपुर। और एक अन्य शाखा बीकानेर। मुख्य तो कहां पर है? जयपुर। और एक इसी संग्रहालय विभाग की स्थापना बीकानेर में, क्योंकि उधर कालीबंगा वगैरह बनने के बाद उधर चला गया था। मुख्यालय जयपुर था एवं अन्य शाखा बीकानेर। अन्य शाखा बीकानेर। मुख्यालय जयपुर है, अन्य शाखा बीकानेर। अन्य शाखा बीकानेर। अन्य शाखा बीकानेर। नेक्स्ट लिखो, सभ्यताओं को मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। सभ्यताओं को मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। सभ्यताओं को मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। दो टाइप कौन कौन से? एक तो पाषाणकालीन सभ्यताएं और एक कौन से युग की सभ्यताएं? धातु युग। तो लिख लो, पहला पाषाणकालीन सभ्यताएं और दूसरा धातु युग की सभ्यताएं। पाषाणकालीन सभ्यताएं और धातु युग की सभ्यताएं। पाषाणकालीन सभ्यताएं और धातु युग की सभ्यताएं। पाषाणकालीन सभ्यताएं और धातु युग की सभ्यताएं। धातु युग की सभ्यताएं। ये लो भाई, जब ये दोनों टाइप की सभ्यताएं अपन पढ़ लेंगे तब अपने राजस्थान की सभ्यताओं का विधि विधान से क्या होगा? समापन। पाषाण काल वाली अपने नहीं है, अपने सिलेबस में मुख्य रूप से, अपने ही नहीं हर सिलेबस में लगभग सभ्यताएं कौन से युग की है? धातु। क्यों नहीं है पाषाण वाली? क्यों नहीं है भाई? जब धातु युग तुम सिलेबस में डाल रहे हो तो फिर पाषाण वाली भी डाल देते, क्योंकि पाषाण वाली के बारे में ज्यादा अपने पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पाषाण काल का मतलब, अपन इसको पाषाण काल को समझने से पहले आपको एक बात यह पता रहे कि इतिहास भी तीन भागों में बंटा हुआ रहता है। इतिहास, एक इतिहास कौन सा? आद्य ऐतिहासिक, प्राक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब वह टाइम पीरियड जिनके बारे में अपने को कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, केवल और केवल अपन उनके सुनी सुनाई बातों के आधार पर बातचीत करते हैं। इतिहास का वह टाइम पीरियड जिसके बारे में अपने पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, वो काल कौन सा काल है? प्राक ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक वह टाइम पीरियड जिसके बारे में अपने पास लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन अपन क्या नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और वह टाइम पीरियड जिनमें लिखित साक्ष्य भी हैं और अपन पढ़ते भी हैं, इतिहास का वो काल कौन सा काल है? ऐतिहासिक। जितनी भी पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं वो सारी कौन से काल में है? प्राक ऐतिहासिक। यानी उस समय के अपने पास रिटर्न कोई एविडेंस है भी नहीं। इसलिए जब रिटर्न एविडेंस है ही नहीं तो फिर पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे कैसे तो फिर सिलेबस में कैसे डालेंगे? इसलिए उस समय का जितनी भी पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं उनका अपने पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। अपन केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर पढ़ते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, मानव आया होगा, बाटा फेंका होगा, आग उत्पन्न हुई होगी, मांस जानवर को पकाकर खाया होगा, पूंछ होगी मानव के, पूंछ थी तो फिर मानव बंदर की तरह पेड़ पर रहता होगा, कंदमूल खाता होगा, बर्तन तो यूज नहीं करता था। यानी जिसमें केवल और केवल अपन अपने कॉमन सेंस के आधार पर बातें करते हैं, वो काल कौन सा काल है? प्राक ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक काल जिसका अपने पास कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, केवल और केवल अपन अनुमान के आधार पर बातें करते हैं, वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन रीड आउट नहीं कर पा रहे, जैसे कालीबंगा सभ्यता। और मैं यूं कह सकता हूं कि धातु युग की ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो कौन से काल में है? आद्य ऐतिहासिक। कालीबंगा है तो कालीबंगा के काल का अपने पास रिटर्न एविडेंस है। आप कालीबंगा अपन जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि वहां पर यूं लिखा हुआ है, इस टाइप के शिलालेख मिले हैं।
ये कालीबंगा सभ्यता में लिखा हुआ है। अब अपने को पता तो है कि कुछ ना कुछ वो गुलके करके गए हैं, लेकिन ये है क्या? इसको अपन बोलते हैं सर्पिलाकार लिपि। आज तक अपन पढ़ ही नहीं पाए। हालांकि 100 से ज्यादा विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनमें लिखी गई बातों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। 100 से ज्यादा विद्वान, भारत सरकार उनको लाखों रुपए हर महीने घर बैठे वेतन दे रही है कि आप पढ़ो क्या लिखा हुआ था। और मैं तो कह रहा हूं नहीं पढ़ा जाए तो ठीक है, अगर पढ़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कालीबंगा सभ्यता अभी 2-3 घंटे में पूरी तो होती है नहीं, तो 10-12 घंटे केवल कालीबंगा ही पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अभी तो अपन केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि यहां से सर्पिलाकार लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन बाद में लिखना भी पड़ेगा कि सर्पिलाकार लिपि में क्या क्या लिखा हुआ था, यहां पर यह था, यहां पर यह था। 100 से ज्यादा विद्वानों को हर महीने भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि कालीबंगा में लिखा हुआ क्या ये पढ़ लिया जाए। हाँ, इतना पक्का पता है कि ये कुछ चिन्ह बनाया हुआ है, हो सकता पेड़ है, आदमी है, फिर आगे गुड़के कर रखे हैं, यानी कुछ पता नहीं लग पा रहा कि लिखा क्या है। तो वो काल जिसका लिखा हुआ तो है लेकिन अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो काल कौन सा है? आदि इतिहास। और वह काल जिसका कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, केवल हवा हवाई बातें हो रही है, वो कौन सा? प्राक। और ऐतिहासिक काल जिसका लिखा, जैसे अपन महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में अपने को पता है कि जन्म 9 मई 1540 को कहां पर हुआ था? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। ये अपने को पता है क्योंकि हिस्ट्री में बताओ क्या किया गया है, लिखा हुआ है। अपने को पता है कि रामायण में ये हुआ था, महाभारत में ये हुआ था, क्योंकि उस समय बताओ क्या किया गया है, लिखा हुआ है। जिसके बारे में लिखित साक्ष्य है और अपन पढ़ रहे हैं वो ऐतिहासिक काल। जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है वो आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, और जिसके लिखित साक्ष्य नहीं वो प्राक ऐतिहासिक काल। और पाषाण काल की सारी सभ्यताएं कौन से काल की है? प्राक। इसलिए इन सभ्यताओं से ना तो प्रश्न पुटअप किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इन सभ्यताओं से आप प्रश्न पुटअप करोगे तो आप ऑथेंटिक सोर्स कहां से लाओगे? केवल और केवल बातें बताओ कैसी है, हवा हवाई, लेकिन फिर भी अपने से बेसिक इंफॉर्मेशन कभी ना कभी पूछ ली जाती है। क्योंकि बागौर सभ्यता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ वहां से मिला है। कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागौर। तो 4-5 बातें ही हैं पूरे पाषाण काल में। जैसे इंद्रगढ़ से पाषाण काल की एक कुलाड़ी मिली है, वो कई एग्जामों में मिल चुकी है। किसने खोज की थी? हैकट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। तो ये 5-7 अवशेष है जो पाषाण काल में मिले हैं, वो अपने को पढ़ना है। पाषाण कालीन सभ्यताएं, और जो अपने सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं वो कौन से युग की सभ्यताएं हैं? धातु युग। तो सबसे पहले वापस हेडिंग लगाओ, पाषाण कालीन सभ्यताएं। पाषाण कालीन सभ्यताएं, दोनों टाइप की सभ्यताएं अपने को पढ़नी है। उनमें से पहली पढ़नी है पाषाण कालीन सभ्यताएं। पाषाण कालीन सभ्यताएं, पाषाण कालीन सभ्यताएं, पाषाण कालीन सभ्यताएं, पाषाण कालीन सभ्यताएं। इसमें एक लाइन आगे लिख लो, यह सभ्यताओं का सबसे प्राचीन युग है। 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 ये लो भाई, अब देखो पाषाण काल को समझो। पाषाण काल, पाषाण काल, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो पाषाण काल आपसे पूछ ले कब से कब तक था, तो मोटा मोटा आइडिया अपने पास रहे कि 25 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक लगभग कौन सा टाइम पीरियड रहा था? पाषाण काल। इसको इंग्लिश वाले बोल देते स्टोन एज। कौन सी एज? स्टोन एज। फिर इस पाषाण काल को 3 भागों में आगे और बांट दिया गया है। पाषाण काल में एक तो है पूर्व पाषाण काल, या इसी को अपन बोलते हैं पूरा पाषाण काल, यानी पाषाण काल का प्रारंभिक समय, पूरा पाषाण काल। फिर एक इसका वर्गीकरण है मध्य पाषाण काल। जैसे बागौर सभ्यता मिली है तो बागौर सभ्यता कौन से काल में मिली है? मध्य पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल। और एक बताओ कौन सा? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी पाषाण काल को फिर से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 3।
सबसे पहले पूरा यानी प्रारंभिक समय, फिर मध्य का, और फिर पाषाण काल का आधुनिक समय यानी नवपाषाण काल। फिर इस पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांट। पहले तो इनका टाइम पीरियड पता रहे, 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, ये जो टाइम अवधि है ये कौन से काल की मानी जाती है? पूरा पाषाण, पाषाण का प्रारंभिक समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से लगभग कितने हजार ईसा पूर्व? 4,000 ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड माना जाता है ये कौन से काल का माना जाता है? मध्य पाषाण। ये अपने वालों ने लगभग अनुमान के आधार वर्गीकृत कर रखा है। और 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड बताओ कौन सी अवधि का माना जाता है? तो ये अपने माना जाता है 4,000 ईसा से नवपाषाण काल। तो ये पाषाण काल के भी 3 पार्श्व है। फिर पाषाण काल जो है, इस पूरा पाषाण काल, इसको फिर से आगे जाके 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पाषाण काल। कौन सा? निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, निम्न या निम्न पाषाण काल, निम्न बोल दो भले, निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल के अलावा एक है मध्य पाषाण, सॉरी, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। फिर है एक मध्य पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और एक है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ये लो भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा यहां से कि उच्च पूरा पाषाण काल था, ये तो अपने को ध्यान रखना है। पाषाण काल 3 टाइप का था, पूरा, मध्य और नव। और फिर पूरा पाषाण काल 3 टाइप का है। पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब मैं जनरली आपसे प्रश्न पूछूं कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत पाषाण काल से हुई, ये तो पक्का पता है अपने को। चित्रकला के साक्ष्य कौन से काल के मिले हैं? पाषाण काल। कहां से, कौन से पाषाण काल में मिले हैं? मैंने आपको प्रश्न लिखवाया था चित्रकला में कि चित्रकला की शुरुआत किस काल से हुई थी? किस काल से? ये 6 ऑप्शन, इनमें से कोई सही छांट लो। पूरा, मध्य और नव। कौन से? उच्च पूरा पाषाण। कौन से हुई थी? उच्च पूरा पाषाण काल। कब का है उच्च पूरा पाषाण काल? तो 25 लाख से लगाकर 25 लाख ईसा पूर्व से लगाकर, निम्न पूरा पाषाण काल है 25 लाख ईसा पूर्व से लगाकर 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व, यहां तक का जो टाइम पीरियड है इसको तो कौन सा पाषाण काल बोला जाता है? निम्न पूरा। फिर 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व, ये जो अवधि है इसको क्या बोला जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल। और 40,000 ईसा पूर्व से लगा करके 40,000 ईसा पूर्व से लगा करके 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक ये जो टाइम पीरियड है इसको क्या बोला जाता है? उच्च पूरा पाषाण काल। और चित्रकला की शुरुआत कौन से पाषाण काल से हुई है? उच्च पूरा पाषाण। तो पहले ये पाषाण काल का वर्गीकरण अपने को पता रहे, उसके बाद एक एक काल में देखेंगे कौन कौन से काल में क्या क्या साक्ष्य मिले। तो एक बार इसको एज इट इज छापो। छाप लोगे क्या? ऐसे देख लो, छाप लो। पाषाण काल और उस पर पाषाण काल का वर्गीकरण कर दो आगे।
आवाज ऑनलाइन वालों सही नहीं आ रही क्या? एक बार कमेंट करके बताना था क्या? ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूं मैं। विद्वानों की तो कोई कमी नहीं है। क्या कह रहे हो? जीरो तो दिख जाएगा इधर, कहां पर नहीं दिख रहा? 25 लाख से 10,000 पड़ोसी के देख ले, नहीं दिख रहा है तो। छाप लिया भाई सबने? चलो छाप लिया तो उतार लो, आराम से उतार लो, जल्दबाजी क्या है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है, क्लियर है। तो मैं एक दो को नहीं आ रही तो एक बार ईयरफोन वगैरह अपना चेक करें। बाकी सबको आ रही है। छाप लिया भाई सबने? चलो छाप लिया तो अब अपन पढ़ते हैं, वापस हेडिंग लगाओ, पाषाण काल पढ़ना शुरू करेंगे। और पाषाण काल में सबसे पुराना काल बताओ कौन सा है? पूरा पाषाण काल। तो पाषाण काल में वापस हेडिंग लगाओ, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बस पहले ये वर्गीकरण आपके जहन में रहे, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, या इसे पूर्व पाषाण काल भी आप कह सकते हो। पूर्व पाषाण काल एक ही बात है, पूरा पाषाण बोल दो चाहे पूर्व पाषाण काल, यानी पाषाण काल का प्रारंभिक समय।
पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, क्योंकि अपनी 10वीं वाली जो किताब है उसमें पूर्व शब्द लिखा हुआ है। पूर्व का मतलब क्या है? पूरा। पूरा बोल दो, चाहे पूर्व पाषाण काल बोल दो, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। अपन अच्छे से जानते हैं कि पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व के बीच में है? 10,000। और क्या इस अवधि की राजस्थान में कोई सभ्यता खोजी गई है? क्या खोजी गई है? कोई भी सभ्यता इस अवधि की राजस्थान में नहीं खोजी गई है। राजस्थान में मध्य पाषाण काल की सभ्यता जरूर मिली है, और मैंने आपको बताया था कि वो सभ्यता कौन सी सभ्यता है? बागोर। बागोर कौन से काल की है? मध्य पाषाण। राजस्थान की ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं, राजस्थान की ज्यादातर सभ्यताएं, वो सभ्यताएं 4000 ईसा पूर्व के बाद की सभ्यताएं हैं। और 4000 ईसा पूर्व के बाद की मतलब 4000 ईसा पूर्व के आसपास की है, मतलब कौन से काल से? मध्य पाषाण काल से। कौन से काल की है? नव पाषाण काल। और उसके बाद कौन सा युग शुरू हो जाएगा? धातु युग। तो यहां पूरा पाषाण काल में तो कोई सभ्यता स्थल मिलने का सवाल ही नहीं है, लेकिन 2-3 स्थानों से कुछ साक्ष्य जरूर मिले, सभ्यताएं नहीं मिली है, लेकिन साक्ष्य। जैसे एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि इंद्रगढ़ से एक अपने इसकी पत्थर की बनी हुई कुलाड़ी प्राप्त हुई है, जिसे आप बोलते हो हस्त कठुर। हस्त कठुर, हैंडल एक्स। कुलाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स। तो एक ऐसा इंग्लिश में नाम लिखा आता है कि हैंडल एक्स राजस्थान में, और ये हैंडल एक्स जो है पत्थर की बनी हुई, स्टोन हैंडल एक्स। स्टोन हैंडल एक्स, पत्थर, हैंडल का मतलब हस्त और एक्स का मतलब कुलाड़ी। पत्थर से बनी हुई कुलाड़ी जो हाथ से पकड़कर चलाई जाती थी, ये आपके पूरा पाषाण काल की मिली है। और ये कहां से प्राप्त हुई है? इंद्रगढ़। कहां से प्राप्त हुई है? इंद्रगढ़। बूंदी के जगह, बूंदी के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? इंद्रगढ़। और इसको खोजने वाले एक जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे, उनका नाम क्या था? हेकेट। तो ये एक साक्ष्य यहां से मिला है। दूसरा एक साक्ष्य मिला है आपके झालावाड़ से। झालावाड़ से, झालावाड़ से एक उस समय के पत्थर का कोई औजार मिला है, और झालावाड़ से जो मिला उसको खोजने वाले का नाम था सेठनाकर। सेठनाकर। और एक साक्ष्य आपका मारवाड़ साइड से, जालोर से मिला है, जालोर के पास में से, और उसको खोजने वाले का नाम था बी आलचिन। तो ये 3 प्रश्न छोटी परीक्षाओं में सीधे बन जाएंगे। 3 प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य इंद्रगढ़ बूंदी से एक कुलाड़ी प्राप्त हुई है जिसके खोजकर्ता थे, तो अपन बताएंगे उसके खोजकर्ता का नाम बताओ क्या था? हेकेट। फिर वो एक प्रश्न ये बना देगा कि पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य झालावाड़ से प्राप्त हुए हैं जिसके खोजकर्ता कौन थे? सेठनाकर। और एक बना देगा कि पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य जालोर से मिले हैं जिसके खोजकर्ता बी आलचिन। या इसमें अगर वो खोजकर्ता का नाम नहीं पूछेगा तो ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो फिर वो नीचे जालोर, इंद्रगढ़ का बूंदी, या कोई भी जिला बना करके झालावाड़, नागौर लिख देगा। तो अपने को बताना पड़ेगा कि मुख्य रूप से पूरा पाषाण काल के कितने साक्ष्य मिले हैं? 3। एक तो झालावाड़ से मिला है, एक इंद्रगढ़ से मिला है, और इंद्रगढ़ के अलावा एक कहां से मिला है? जालोर। तो ये एक तो प्रश्न। दूसरा, आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे या जो वनडे एग्जाम है उनमें असत्य कथन का प्रश्न भी आ जाएगा। असत्य कथन का प्रश्न कैसे आएगा? या तो मेंस का एग्जाम आप दे रहे हो तो वहां पर पूछ लिया जाएगा कि पूरा पाषाण काल को संक्षेप में समझाइए, तो आपको समझाना पड़ेगा कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था और उस काल की विशेषता क्या थी। या आप अभी मेंस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए, इस काल के लोगों का मुख्य भोजन कंद मूल एवं मांस था। कंद मूल एवं मांस था। ऑप्शन स्टेटमेंट में ए दे देगा कि इस काल के लोगों का प्रमुख भोजन जो था वो क्या था? कंद मूल और मांस। ऑप्शन बी, इस काल के लोग अग्नि से परिचित थे। अग्नि से परिचित थे। ऑप्शन डी, इस काल के लोग धार्मिक मत को मानते थे, या इस काल के लोग धार्मिक या आस्तिक थे। और ऑप्शन डी में लिख देगा कि इस काल के लोग नदियों के किनारे वास करते थे।
नदियों के किनारे वास करते थे। और फिर पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो ये 3 टाइप के प्रश्न आपके पूरा पाषाण काल में से बनेंगे। पहला तो आपको 3 जो खोजकर्ता उनके नाम रट लेने हैं, फिर 3 स्थानों के नाम रट लेने जहां से पूरा पाषाण काल के क्या मिले हैं साक्ष्य, और फिर आपको जो विशेषता है उनको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य भोजन कंद मूल फल फूल एवं मांस था। सही है या गलत है? पक्का? फिर दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल के लोग यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं, जो आज से 25 लाख साल पहले रहते थे, वो लोग अग्नि से परिचित थे। सही है या गलत है? मुझे नहीं पता, आप ही बताओगे। इस अवधि के लोग धार्मिक मत को मानते थे, अर्थात भगवान में विश्वास करते थे। सही है या गलत है? इस काल के लोग नदी नालों के किनारे वास करते थे। सही है या गलत? तो ये प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको 4-5 बातें पता होगी, तभी तुम सोल्व कर पाओगे। तो अपने को पता रहे, एक तो जो पूरा पाषाण काल है, उस समय इंसान किसके ऊपर रहता था? पेड़। और ज्यादातर पेड़ पानी के किनारे होते हैं। पानी के किनारे, जहां पानी नहीं होगा वहां पेड़ होगा क्या? नहीं। और पानी के किनारे होते हैं, मतलब निश्चित रूप से यहां के लोग किसके बारे में रहते हैं? नदियों के किनारे वास करते थे। तो पूरा पाषाण काल की पहली विशेषता याद रखना कि इस समय यानी पूरा पाषाण काल, पहले तो दिमाग में रहे कब से कब तक है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग मैं बोलूं तो 25 लाख साल पहले जो लोग थे वो पेड़ पर निवास करते थे। और किसके किनारे निवास करते थे? नदियों के। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, अब बंदा पेड़ पर निवास करेगा तो कुछ खाएगा या नहीं खाएगा? खाएगा। और खाएगा तो क्या खाएगा? क्या खाएगा? पेड़ पर रह रहा है तो पेड़ के फल फूल पत्तियां, इन्हीं को अपना क्या बना रखता था? भोजन। यानी यहां के लोगों का प्रमुख भोजन था कंद मूल फल और फूल। इस अवधि के लोग फल फूल खाते थे। मांस खाते या नहीं खाते? मांस खाते या नहीं खाते? खाते थे। इस काल के अंदर अपने लोग थ्योरी में लिखते हैं कि इस काल के अंदर लोग जो है, एक इंसान था वो पेड़ पर रहता था। थ्योरी है पूरी पाषाण काल की, उसके अंदर लिखा गया कि पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस अवधि में इंसान पेड़ पर रहता था और पेड़ के ऊपर वो कंद मूल फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर एक दिन उसे जानवर ने जो है परेशान किया। जानवर ने जब पेड़ के ऊपर उस इंसान को परेशान किया तो इंसान गुस्से में नीचे कूदता है और उस जानवर के पीछे नीचे कोई बाटा पड़ा था, वो बाटा फेंकता है और बाटा जो है वो एक दूसरे पत्थर से टकराता है और दूसरे पत्थर से टकरा करके क्या उत्पन्न कर देता है? आग। क्या उत्पन्न कर देता? आग। इसका मतलब यहां के लोग अग्नि के बारे में भी क्या कर गए थे? जान गए थे। और फिर वो जानवर मर गया तो उस इंसान ने मांस खाना शुरू कर दिया था। यानी पहले कंद मूल खाता, बाद में उसे टेस्ट आया, रोस्टेड खाने लगा। इसका मतलब वो क्या खाने लग जाता? मांस खाने लग जाता। लेकिन अग्नि से जानकार थे, लेकिन अग्नि का प्रयोग उन्होंने करना नहीं सीखा। ये बात जरूर ध्यान रखना। अग्नि को जानते जरूर थे, बाटा टकराया जरूर था, आग निकली जरूर थी, लेकिन उस अग्नि का क्या नहीं किया था? यूज नहीं किया था। तो अग्नि से परिचित तो थे, लेकिन अग्नि का प्रयोग नहीं करते थे। पेड़ पर रहते थे, मांस खाते थे, फल फूल खाते थे। और तीसरा, कृषि से परिचित थे या नहीं थे? नहीं। पशुपालन से परिचित थे या नहीं? नहीं। वास्तुकला जैसे मृद भांड बर्तन इत्यादि के निर्माण से परिचित थे? नहीं। धार्मिक जीवन से परिचित थे या नहीं थे? नहीं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो एक ऑप्शन मिलेगा। ना तो यहां के लोग कृषि जानते थे, ना पशुपालन जानते थे, ना वास्तुकला जानते थे, और ना ही कौन सा जीवन जानते थे? धार्मिक। तो यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि एक ऑप्शन था कि यहां के लोग धार्मिक जीवन के थे। वो सत्य है या असत्य? असत्य। तो अपने को 5-6 बातें याद रखनी है इस काल के अंदर। पहली बात याद रखेंगे कि रहता किस पर था? पेड़। आग को जानता था, लेकिन आग का क्या नहीं कर पाया था? प्रयोग। मुख्य भोजन क्या था? कंद मूल फल फूल एवं मांस। चौथा, यहां के लोग धार्मिक थे या नहीं थे? नहीं थे। कृषि जानते थे? नहीं। पशुपालन? नहीं। वास्तुकला? नहीं। लिखो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के आगे लिखो, पूरा पाषाण काल के आगे लिखें। इस काल से
इस काल से मानव का धरती पर आगमन माना गया है। इस काल में मानव का धरती पर आगमन माना गया है। इस काल में मानव का धरती पर आगमन माना गया है। मानव का धरती पर आगमन माना गया है। नेक्स्ट, इस काल के मानव के मुख्य कार्य या मानव की विशेषता। इस काल के मानव की मुख्य विशेषता। इस काल के मानव की मुख्य विशेषता। क्या विशेषता है? पहला विशेषता में लिखो, पहला पेड़ पर निवास। पेड़ पर निवास। पेड़ पर निवास। घर वर तो था ही नहीं, किस पर रहते थे? पेड़। आज भी ऐसा हो जाए तो अभी क्लास छूटते ही पीजी वीजी सब बंद हो, अपने अपने पेड़ पर जाकर के बैठ जाओ तो आराम से, कैसा रहे, कोई रोटी वोटी रही नहीं, आराम से खाओ पियो, ऐसे करो। नेक्स्ट, दूसरा लिखो, नदी नालों के किनारे वास। दूसरा, नदी नालों के किनारे वास। जो खुद को मॉडर्न होने का डोंग पीटते हैं उनको पता लग जाएगा कैसा था जीवन। नदी नाले के किनारे निवास। नदी नाले के किनारे निवास। पेड़ पर सारे चढ़ जाओगे? आप में से कितना है जो नदी तैर करके पार कर सकता है? तेरा कौन कौन है? कितनी बड़ी का मतलब नॉर्मली अपने गांव का कोई तालाब हो उतना था। बाकी वाले, फिर बाकी वालों तुम्हारा क्या होगा? बाकी वालों का तो फिर हालत ही खराब है। आपको क्या लगता है कि वो जमाना आ जाना चाहिए वापस? कोई बिना फालतू चूं चा नहीं, आराम से शांति से पेड़ पे रह रहा बंदा, भूख लगी फल तोड़ करके खा लिया, कुछ जानता ही नहीं है, आराम से नो टेंशन रहता है। यहाँ तो 17 टेंशन है, कौन सा पाषाण है, कभी ऊपर नीचे हो जाता पाषाण। तो लिखो, अगला लिखो, नदी नालों के किनारे वास। नेक्स्ट, मुख्य भोजन। मुख्य भोजन फल फूल एवं मुख्य भोजन। हाँ, 2-4 दिन तो है उस काल के अभी। मुख्य भोजन फल फूल एवं मांस। फल फूल एवं मांस। हाँ, फल फूल जो भी वहां पर लगते थे पेड़ों पर, फल फूल एवं मांस। 2-4 जने हैं, उनसे कोई साक्ष्य विशेष मिला है तो पूछ लेना पड़ोसी, वो और लिखवा देंगे। नेक्स्ट, अगला लिखो, आपका मांस लिख लेना, मुख्य भोजन मांस। नेक्स्ट, अगला लिखो, अग्नि से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाए। अग्नि से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाए। अग्नि से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाए। अग्नि से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाए। पता नहीं लग पा रहा था कि करें क्या इस अग्नि को जला करके। अग्नि से परिचित थे लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाए। नहीं तो वो भी उस समय बीड़ी सिगरेट शुरू कर देते, पता नहीं था ना कि इसका यूज क्या है। नेक्स्ट, अगला, कृषि एवं पशुपालन से परिचित नहीं थे। 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 नेक्स्ट, इसके आगे लिख लें, वास्तुकला जैसे मृद भांड इत्यादि से परिचित नहीं थे। वास्तुकला जैसे मृद भांड इत्यादि से परिचित नहीं थे। वास्तुकला जैसे मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांड इत्यादि से परिचित नहीं थे।
इत्यादि से परिचित नहीं थे। धार्मिक जीवन की जानकारी नहीं थी। 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 बीच में जो भी बोले या तो इतना जोर से बोले कि मुझे सुनाई दे, और नहीं तो बीच में कुकड़ मुर्गों की तरह नहीं बोलना है। नेक्स्ट अगला लिखें, इस काल में इस काल के राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। इस काल के राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। इस काल के राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, यानी इस पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के राजस्थान से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। इस काल के राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो राजस्थान से मुख्य रूप से 3 साक्ष्य मिले थे। एक तो इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बताओ कहां पर है, बूंदी। और इंद्रगढ़ के साथ बैराट। बैराट कहां पर पड़ता, पहले कहां पर था, जयपुर, और अब कहां पर पड़ता, कोटपुतली। यहां से मैंने आपको बताया था स्टोन हैंडिल एक्स, स्टोन हैंडिल एक्स, जिसको हिंदी में आप बोलते हो पाषाण हस्त कुठर, पाषाण हस्त कुठर, और अपने देसी भाषा में लोग देते हैं कि पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की, नहीं आ रही क्या आवाज, पत्थर की कुल्हाड़ी। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? हाँ तो ठीक। शाम तक चलाने का। हाँ तो लिखो, 3 प्रमुख स्थानों से साक्ष्य मिले। पहला लिखो इंद्रगढ़, ब्रैकेट में लिख लेना बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी। और दूसरा बैराट, 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 इंद्रगढ़ बूंदी और बैराट, ये 2 स्थान है। यहां से मिला क्या है, स्टोन हैंडिल एक्स, इसको विशुद्ध हिंदी में बोला जाएगा पाषाण हस्त कुठार, और अपने देसी भाषा में बोला जाएगा पत्थर की कुल्हाड़ी। लिख लो आगे, इन दोनों स्थानों के आगे तीर लगा के लिखो, यहां से स्टोन हैंडिल एक्स, हाँ दोनों जगह से मिला है। स्टोन हैंडिल एक्स, पाषाण हस्त कुठार, और हिंदी में बोला जाएगा पाषाण हस्त कुठार, और अपने समझने के लिए लिख लेना पत्थर की कुल्हाड़ी। तीनों ही नाम लिख लो। यहां से स्टोन हैंडिल एक्स, पाषाण हस्त कुठार और पत्थर की कुल्हाड़ी, इन दोनों स्थानों से अपने को मिला है, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, जिसके अलग अलग नाम है। स्टोन हैंडिल एक्स, इसी को बोल देते हैं पाषाण हस्त कुठार, और पत्थर की कुल्हाड़ी, कुछ भी वो लिख देगा इनमें से। ये पाषाण, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य है, और ये 2 स्थानों से मिली है, एक तो इंद्रगढ़ और एक है बैराट। इनकी खोज किसने की थी, खोजकर्ता का प्रश्न आया है, तो लिख लेना खोजकर्ता, यानी ये कुल्हाड़ी किसने खोजी थी, C.A. हैकेट द्वारा 1870 ईस्वी में, C.A. हैकेट द्वारा
सी ए हैकेट द्वारा 1870 ईस्वी में, सी ए हैकेट द्वारा 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, सी ए हैकेट द्वारा 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट 1870 ईस्वी में दूसरा जो अवशेष मिला वो कहां से मिला है? झालावाड़। लिख लो, झालावाड़ से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्यों की खोज, झालावाड़ से पूरा पाषाण कालीन, झालावाड़ से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्यों की एविडेंस, अवशेष, झालावाड़ से पूरा पाषाण कालीन साक्ष्यों की खोज सेट ना करने की, सेट ना करने की, सेट ना कर, सेट ना करने की। अभी तक यहां से केवल हैकेट का ही प्रश्न आया 2-3 दफा कि वो हस्तकुटार पाषाण किसने खोजा? हैकेट ने। ये दोनों अभी पेंडिंग है। तो झालावाड़ से जो पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले, कुछ वहां से औजार मिले विशेष टाइप के, उनकी जो खोज करता थे वो कौन थे? सेठ नाकर। और तीसरा लिख लो, जालोर से प्राप्त, जालोर से प्राप्त साक्ष्यों की खोज, जालोर से प्राप्त साक्ष्यों की खोज बी आलचिन द्वारा की गई, बी आलचिन, बी आलचिन द्वारा की गई, बी आलचिन द्वारा की गई, बी आलचिन, बी आलपिन नहीं, आलचिन, बी आलचिन के द्वारा की गई। ये लो भाई, आपके पूरा पाषाण काल, उसके अंदर इंसान कैसा था, कैसा नहीं था, और उस काल के मुख्य साक्ष्य कितने जगहों से मिले हैं? 3। हालांकि इक्का दुक्का साक्ष्य और भी है, लेकिन उनके खोजकर्ता वगैरह का अभाव है। परीक्षा में आने योग्य प्रश्न आपके 3 ही है। एक तो झालावाड़ के खोजकर्ता सेठनाकर, आपके जालोर के बी आलचिन, और खास तौर से जो बार बार आया है इंद्रगढ़ और बेराट, वहां से एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है जिसकी खोज की थी सी ए हैकेट। तो ये हो गई पूरा पाषाण काल की बात। अब देखो, अपन ने पूरा पाषाण काल को फिर से कितने भागों में बांट रखा था? 3। इनमें से निम्न पूरा पाषाण काल में कोई साक्ष्य बड़ा मिला नहीं है, मध्य पूरा पाषाण का भी नहीं है, लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल का साक्ष्य अपने को मिला है। और उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि बेराट से, मैंने बताया था कि बेराट से खोजा गया है, और चट्टानों के ऊपर पक्षियों के क्या मिले हैं? चित्र। इसका मतलब चित्रकला की जो शुरुआत हुई है वो कौन से काल से हुई है? पूरा। और एक बांका, बांका नाम सुना? बांका, बांका कहां पर है? भीलवाड़ा। वहां पर एक गुफा मिली है जो पाषाण काल की है, और उसके ऊपर भी चित्र है। तो कोई पूछ ले कि राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा कहां से खोजी गई है? बांका। बांका कहां पर है? भीलवाड़ा। अलंकृत का मतलब वह गुफा जिसमें चित्र बने हुए हैं। तो इस उच्च पूरा पाषाण काल के 2 साक्ष्य जरूर है, एक तो बेराट से, और बेराट से मैंने आपको बताया था कि बर्ड रॉक पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? बर्ड रॉक पेंटिंग। और पहली अलंकृत गुफा कहां से मिली है? बांका। तो नीचे लिख लो, अलग अलग वर्गीकरण लिख कर जरूरत नहीं, सीधा ही लिख लो। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत मानी गई है। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत मानी गई है। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत मानी गई है। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत मानी गई है। उच्च पूरा पाषाण काल से चित्रकला की शुरुआत मानी गई है। नेक्स्ट, बर्ड राइडर रॉक पेंट, सॉरी, केवल बर्ड रॉक पेंटिंग। ये दोनों चीजें तो याद है ना तुम्हें? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से है? गरदड़ा। और बर्ड रॉक पेंटिंग
लिखो अगला सीधा, बर्ड रॉक पेंटिंग, 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 बर्ड रॉक पेंटिंग। आगे लिख लो बेराट, बर्ड रॉक पेंटिंग बेराट। और एक लिख लो राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा, बर्ड रॉक पेंटिंग और राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा। यह कहां से मिली है? बांका। बांका कहां पर है? भीलवाड़ा, बांका भीलवाड़ा, बांका भीलवाड़ा। आगे लिख लेना, यह दोनों साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, यह दोनों साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, यह दोनों साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, यह दोनों साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल के हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के हैं। ये लो भाई, आपका पूरा पाषाण काल की इतनी बातें आपको याद रखनी थी। पूरा पाषाण काल यहां पर पूरा होता है। पूरा पाषाण काल के बाद काल कौन सा आएगा? मध्य पाषाण काल। एडिंग लगाओ, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब वही बातें, मध्य पाषाण काल की पहले विशेषता पता रहे और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड पता रहे। 10,000 ईसा पूर्व से कौन से ईसा पूर्व तक? 4,000, लगभग इस अवधि तक रहा था मध्य पाषाण काल। अब मैं आपसे पूछूं कि इस अवधि में इंसान पेड़ पर रहता था या घर बनाने शुरू कर दिए? फिर चलो ये कोई बात नहीं पता, इस अवधि में इंसान अग्नि का आविष्कार कर लिया या नहीं कर लिया? अग्नि का आविष्कार कर लिया था, अग्नि का आविष्कार कर लिया था, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि इस अवधि में इंसान धार्मिक हुआ या नहीं हुआ? धार्मिक, चलो इस अवधि में इंसान धार्मिक हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलो इस अवधि के अंदर क्या परिवार पुरुष सत्तात्मक थे या मात्र सत्तात्मक थे या पितृ सत्तात्मक? अब इस दुनिया के उत्पत्ति को लेकर के क्या आपको लगता नहीं अब भी रहस्य है कि इस दुनिया में पहले मेल आई था, फीमेल आया था? बड़ा रोचक विषय है, लेकिन इसकी अभी तक कोई थ्योरी सफल हो ही नहीं पा रही है। जितनी भी थ्योरी आई, खूब सारी थ्योरी आ गई पृथ्वी की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन एक दूसरे इतिहासकार उन सिद्धांतों का जो है उल्लंघन कर देते हैं और अपने इतिहासकार तो जमा देते हैं मामला, कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट कर देते हैं। अपने वाले तो लिखते हैं कि भगवान विष्णु एक बार अपने विमान से जा रहे थे, नीचे उनकी नजर पड़ी कि पानी पानी है। भगवान विष्णु ने सोचा कि एक बार धरती लोक का विचरण किया जाए। प्रभु यहां आए तो यहां देखा कि पानी पानी है, कुछ भूभाग भी है। प्रभु को लगा कि कोई ऐसी देवीय शक्ति भी यहां रहनी चाहिए जो हमारे जो है दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करते रहे। फिर उन्होंने 2 मनुष्य यहां पर छोड़े और धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। अपने वाले तो विष्णु जी को विमान से उड़ा देते हैं, विज्ञान वाले इस चीज का बताओ क्या कर देते हैं? खंडन कर देते हैं। तो अपने इतिहासकार तो मामला जमा देते हैं, क्योंकि अपन बात झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि अगले बंदे को विश्वास करवाते हैं। अपने लोगों की इतनी बड़ी कला जितनी राजस्थान वालों की है उतनी किसी की नहीं। झूठ बोलेंगे डंके की चोट, लेकिन उसको अगले को क्या दिलवाएंगे? विश्वास। और जब अपन झूठ बोलते हैं तब ज्यादा विश्वास वाली बातें करते हैं कि भाई तेरी कसम, मैं जो कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सही है। अपनी नहीं, भाई तेरी कसम, और भाई कसम में आ जाता है, मरे तो भाई मरे, अपना क्या जाए। इसलिए अपने लोग तो सेटलमेंट कर देते हैं लेकिन लोग खंडन कर देते हैं, तो ध्यान रखना। दूसरा मैं आपसे जनरली ये पूछना चाह रहा था कि
पुराने समय की जितनी भी संस्कृतियां हैं, या तो उनसे कोई परिवारों की जानकारी मिली नहीं है, और अगर मिली है तो ज्यादातर संस्कृतियों यानी ज्यादातर सभ्यताओं के अंदर परिवार मात्र सत्तात्मक था, यानी वहां के घर की मुखिया कौन होती थी? माता जी। लेकिन मैं आपसे वर्तमान समाज की बात करूं, अभी अपन आधुनिक समाज में जी रहे हैं, लोहा युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक समाज में परिवार पितृ सत्तात्मक है या मात्र सत्तात्मक? पापा की चलती है कि मम्मी की? पापा की चलती है तो पितृ सत्तात्मक, और मम्मी की चलती है तो मात्र सत्तात्मक। देख लो, नोटिस कर लो। और जो शादीशुदा वो दोनों साइड नोटिस कर लो कि ससुराल में सासू जी हावी एक ससुर जी, और घर पर मम्मी हावी एक पापा, दोनों की चलती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, तलवार एक ही रहेगी। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही चलती है, एक ही चलेगी। मेरे वाले से क्या होगा? मैं कोई राजस्थान थोड़ी हूं, अगर मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान चले तो आपको ये दुख देखना ही नहीं दूं, ये पाषाण काल पढ़ने की जरूरत ही नहीं आए, सारे प्रश्न तेजाजी बाबूजी इसमें से बना दूं। बढ़िया हो तेजाजी बाबूजी, लेकिन पढ़ना पड़ रहा। मेरे कोने से क्या होगा? वर्तमान में यूं देखा जाए तो बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने पर तो समाज पितृ सत्तात्मक लगता है। अपने घर पर जो है सारे काम, अपने राजस्थान में आज वास्तविकता यह है कि कोई सरपंच का चुनाव हो रहा है, प्रधान का चुनाव हो रहा है, विधायक का चुनाव हो रहा है, तो महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। मान लीजिए कोई महिला सरपंच का चुनाव जीत गई, तो सरपंचाई महिला करेगी या पुरुष करेगा? यानी कोई गांव की मीटिंग वगैरह होगी तो वहां सरपंच आएगा, सरपंच नहीं आएगी? सरपंच नहीं तो आती नहीं, कौन आते हैं? सरपंच। गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगाकर कौन घूम रहा है? सरपंच। तो ये देखने में देखा जाए तो काम सारे पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि से हो रहे हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्री आज अगर अपना विनाश हो जाए तो कागजात में परिवार पितृ सत्तात्मक होगा या मात्र सत्तात्मक? जब से राजस्थान में भामाशाह योजना आई है, परिवार की मुखिया किसको बना रखा? महिला। घर जाके राशन कार्ड चेक करना, मम्मी का नाम पहले मिलेगा, पापा का? मम्मी का। क्योंकि भामाशाह योजना के बाद परिवार का मुखिया महिला को बना दिया। इसका मतलब इन डॉक्यूमेंट के अंदर वर्तमान का समाज मात्र सत्तात्मक है, ना कि पितृ सत्तात्मक। लेकिन देखने पर ऐसा इफेक्ट लगता है कि पूरा समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक। तो एक तो पुरानी सारी सभ्यताएं मात्र सत्तात्मक है, 99% सभ्यताएं। अब मैं मध्य पाषाण काल की विशेषताओं की बात कर रहा हूं। तो इस समय इंसान कृषि से परिचित हो गया था, क्योंकि अपने को बागोर सभ्यता के साक्ष्य मिले। और अपन अभी मैं बागोर में लिखवाऊंगा, तब लिखवाऊंगा कि पूरे भारत में, मैं छोटी मोटी बात नहीं करता, पूरे भारत में कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? बागोर। तो कृषि करनी शुरू कर दी थी, पशुपालन शुरू कर दिया था, धार्मिक जीवन की जानकारी थी या नहीं थी? मुद्दा यह है। अपने से पूछा जाए कि पुराने लोग या अपने राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर कब बना था? मैंने मंदिर पढ़ाए थे, उस समय एक लाइन लिखवाई थी कि पूरे भारत में मंदिर के प्राचीनतम साक्ष्य तब से मिले हैं। भूलोगे तो याद थोड़ी रहेगा, ये कौन सा याद रहेगा? पता ही नहीं लगेगा का ईसा पूर्व है कि ईस्वी है। पूरे भारत में मंदिर निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य बैराट से प्राप्त हुए हैं। 1999 ईस्वी में यहां से बौद्ध धर्म का एक गोल चैत्य खोजा गया था, जो भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, जो अशोक के काल में बना था। और अशोक मौर्य वंश का राजा था। इसका मतलब मंदिरों का निर्माण किनके काल में प्रारंभ हुआ था? मौर्य। लेकिन मौर्यों में भी इतने मंदिर अपने को मिले नहीं थे। ज्यादातर मंदिरों का विकास गुप्त काल में हुआ। यानी मौर्यों के काल की अगर मैं बात करूं तो मौर्यों का टाइम पीरियड तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, और गुप्त काल जो था वो कब से कब तक था? 300 ईस्वी से 700। मौर्यों का काल मैंने आपको लिखवाया था मौर्यकालीन। मौर्यकालीन 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, 300 ईस्वी तक मौर्य थे। फिर गुप्त काल आया था। गुप्त काल कब से कब तक था? 300 से 700। फिर गुर्जर प्रतिहार आए थे। गुर्जर प्रतिहार कब से कब तक थे? 700 से 1100। यानी मंदिर, मूर्तियां इत्यादि के जो निर्माण है वो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए थे। उससे पहले अपने पास मूर्तियों के नाम मात्र का कोई इक्का दुक्का साक्ष्य तो बात अलग है। बाकी अपन कालीबंगा पढ़ेंगे, क्या कालीबंगा में अपने को किसी देवी देवता की मूर्ति मिली है? कालीबंगा में धार्मिक जीवन की केवल एक ही जानकारी मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं। कौन सी 7 अग्निवेदिकाएं? इसका मतलब इस अवधि के अंदर भी लोग धार्मिक जीवन से परिचित नहीं थे। कृषि जान गए थे,
पशुपालन जान गए थे, उन्होंने पेड़ छोड़ दिया था, क्या बनाने शुरू कर दिए थे? घर। अग्नि जानते थे, अग्नि को प्रयोग में लाना भी शुरू कर दिया, लेकिन धार्मिक जीवन से किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। तीसरा, धार्मिक जीवन की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि यहां के लोगों ने क्या कोई मृद भांड वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे? अब घर बनाया है तो बर्तन भी बनाने, बताओ क्या कर दिए थे शुरू? तो लिखो इस काल की विशेषताएं। विशेषताएं पाषाण, इसमें मध्य पाषाण काल, इसमें लिखो विशेषताएं। विशेषताओं में लिखो पहला, टाइम पीरियड तो पता है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। उन विशेषताओं में लिखो पहला, इस अवधि में मानव कृषि व पशुपालन से परिचित हुआ। इस अवधि में मानव कृषि व पशुपालन से परिचित हुआ। कृषि व पशुपालन से परिचित हुआ। नेक्स्ट, अग्नि से परिचित था, लेकिन अग्नि का उपयोग इस अवधि में प्रारंभ किया। अग्नि से परिचित था, लेकिन अग्नि का उपयोग इस अवधि में शुरू किया। इस अवधि में शुरू किया। नेक्स्ट, पेड़ के स्थान पर मकान में रहना प्रारंभ। पेड़ के स्थान पर, पेड़ के स्थान पर मकान में रहना प्रारंभ। नेक्स्ट, शाकाहार व मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन। शाकाहार व मांसाहार दोनों प्रकार के भोजनों का प्रचलन। शाकाहार व मांसाहार दोनों प्रकार के भोजनों का प्रचलन। तीसरा क्या, इस अवधि में पहिया बना लिया था क्या? गाड़ी बन गई थी क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना शुरू कर दिया था क्या? नहीं। पहिए का आविष्कार कौन से काल में होगा? नवपाषाण। किस में होगा? नवपाषाण। लिख लेना, इस अवधि में लोग वास्तुकला के जानकार थे। वास्तुकला के जानकार थे। वास्तुकला के जानकार थे, लेकिन पहिए का आविष्कार नहीं किया। लेकिन पहिए का आविष्कार नहीं किया। नेक्स्ट, धार्मिक जीवन की जानकारी का अभाव। 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 ये लो भाई। नेक्स्ट, एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ उपकरण खोजे गए थे? माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरण, इनको हिंदी में बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण उपकरण यानी पत्थर के बने छोटे उपकरण, पत्थरों से छोटे छोटे उपकरण। यहां से खूब सारे उपकरण खोजे गए हैं, जिनमें से एक उपकरण का नाम था इग्रेवर। ये क्या था भगवान जाने, लेकिन इतिहासकारों ने बताया इग्रेवर। एक था क्रेसेंट, एक था ट्रेपेज, ब्लेड,
ब्लेड, इस टाइप के खूब सारे पत्रों के औजार खोजे गए थे इस काल में। इस काल का मतलब कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। और जो औजार खोजे गए हैं इनको बोला जाता माइक्रोलिथ उपकरण। माइक्रोलिथ उपकरण हिंदी में बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। कोई पूछेगा कि लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ उपकरण किस काल में प्राप्त हुए हैं, तो कौन से काल में प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल। किसमें हुए? मध्य पाषाण काल। नीचे लिख लेना इसको इंपॉर्टेंट लगा के या नोट लगा करके। मध्य काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण ब्रैकेट में लिख लेना लघु पाषाण औजार या लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ उपकरण, लघु पाषाण उपकरण जैसे जैसे इग्रेवर, इग्रेवर, क्रेसेंट, 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 भगवान जाने क्या था, ट्रेपेज, मेरा भी रटा वही है, ट्रेपेज, ब्लेड, ब्लेड तो जानते हैं। ऐसे तो इनके अर्थ भी है लेकिन ऐसा था या नहीं था कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सीधा सीधा लिख लो इग्रेवर, क्रेसेंट, ट्रेपेज, ब्लेड इत्यादि की खोज की गई, इत्यादि की खोज की गई। ये औजारों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना कि माइक्रोलिथ उपकरण किस काल में खोजे गए थे। तो किस काल में खोजे गए थे? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए मध्य पाषाण काल की प्रमुख दो सभ्यताएं, मध्य पाषाण काल की प्रमुख दो सभ्यताएं, मध्य पाषाण काल की प्रमुख मध्य पाषाण काल की दो प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है? एक तो बागोर और एक तिलवाड़ा। बागोर तो कहां पर है? भीलवाड़ा। और तिलवाड़ा बालोतरा। मध्य पाषाण काल की प्रमुख दो सभ्यताएं, एक तो बागोर भीलवाड़ा और एक तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कौन से जिले में है? बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा। ये लो भाई, अब इन दो सभ्यताओं के बारे में अपने को थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो बेसिक बेसिक बातें, पूरी बातें जानकारी की जरूरत नहीं क्योंकि अपने धातु युग वाली सभ्यता इंपॉर्टेंट है। तो बागोर और तिलवाड़ा, उसमें पहला हेडिंग लगाओ बागोर। बागोर मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण स्थल कितने हैं? दो, बागोर और तिलवाड़ा। उनमें पहला लिखो बागोर। बागोर, बागोर पढ़ने से पहले दो तीन पर्चियां हैं, उनके डाउट क्लियर कर देते हैं। आपने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चौथे चरण में अजमेर को दिया गया, परंतु अजमेर तो राजस्थान में 7वें चरण में मिला था। तो राजस्थान में अजमेर में प्रस्तावित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना बहुत लेट की गई थी, लेकिन यह कहा गया था कि जो बोर्ड होगा वो किसी बड़े संभाग स्तर के स्थान पर होगा। और अजमेर, और रही बात दूसरी, तो जो पहली बोर्ड का एग्जाम हुआ था 1952 में, वो 1952 में अजमेर और राजस्थान की बोर्ड एग्जाम एक ही था। जैसे आज पंजाब और हरियाणा का आज भी एक ही है, वैसे राजस्थान अजमेर का एक था, लेकिन ये अजमेर के अंदर प्रस्तावित था। बोर्ड बाद में बना था, बहुत बाद में। नेक्स्ट, जोधपुर राजस्थान में मिलाया गया, तब जोधपुर शासक हनुमंत सिंह को वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था, पर आपने लिखवाया नहीं। हनुमंत सिंह को वरिष्ठ राज प्रमुख बना रहे थे, वो बने भी थे, लेकिन बाद में उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, इसलिए उन्होंने उस प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया था। मैंने जब आपको चौथा चरण लिखवाया तब मंत्रिमंडल में हनुमंत सिंह का नाम लिखवाया होगा कि नरसिंह कछवा, फूलचंद बापना और हनुमंत सिंह। तो केवल किताब के ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, वो बने थे, लेकिन मंत्री और राज्यपाल दोनों साथ में नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने पद पर इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, अगला है B2 साइंस बैच में ज्योग्राफी अपडेटेड की क्लास कब लगवाएंगे? ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगवाएंगे तो ऑनलाइन ऐप पर डलवा दो। तो आपको क्या ज्योग्राफी नए अनुसार नहीं पढ़ाई गई थी क्या?
इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं बात कर लूंगा कल, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। परिचय का बोल रहे थे, आपने पढ़ाया ही नहीं। किसका परिचय नहीं पढ़ाया? मैंने कब बोला राजस्थान का परिचय? मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। परिचय का मतलब मैंने कब बोला राजस्थान परिचय का? मैंने कहा कि राजस्थान का नामकरण वगैरह आपने पढ़ा होगा। 2 मिनट की बातें मैं लिखवा दूंगा कभी। मैं राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाने आया हूं भाई साहब, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री 3 टाइप की है, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाइवल। और मैंने मॉडर्न पढ़ा दी है, 2 दिन में एंशिएंट पढ़ा दूंगा और उसके बाद कौन सी हिस्ट्री पढ़ा दूंगा? मिडाइवल। हाँ, बाद में बच्ची कुछ बातें रहेगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन इल्जाम मत लगाया करें कि आपने बोला था। मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, कल्चर का टीचर हूं, हिस्ट्री कल्चर में पढ़ा दूंगा, बेसिक बातें जो है वो मैं बता दूंगा। आगे से तीसरी लाइन में 2 कुकड़ मुर्गे बैठे हैं, बैठे रहने दो। आदरणीय अध्यापक महोदय, गुरुवर आपने बताया कि जयपुर रियासत के अधीन लावा ठिकाना एक स्वतंत्र ठिकाना था, परंतु अध्यापक महोदय जिलाई ठिकाना भी जयपुर रियासत का एक ही भाग है। हाँ, जिलाई भाग है। कछवा वंश की रियासत आमेर की छोटी रियासत जिलाई को कहा जाता था। छोटी आमेर के नाम से जिलाई को जाना जाता था। आमेर महाराजा जगत सिंह के पुत्र जुंजार सिंह जी ने 1552 में जिलाई में शासन स्थापित किया। राजावत का सबसे बड़ा ठिकाना जिलाई का एक स्वतंत्र राज्य की तरह था। जिलाई खुद को स्टाम्प, मोहर, सिक्के चलाते थे। जिलाई महाराजा को ट्रेन की आवाज से बहुत दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने जिलाई से ट्रेन की पटरी नहीं निकलने दी थी। तत्पश्चात 5-6 किलोमीटर दूर निवाई से पटरी निकली थी। सिर्फ ठिकाना जिलाई के वंशजों को ही महाराजा लगता था, बाकी सब ठिकानों को ठाकुर साहब की पदवी दी जाती थी। इतने सभी कारणों के अलावा भी जब मुगल पर जिलाई जगह को खोजा जाता है तो बताते हैं कि जिलाई जयपुर स्टेट का प्रथम स्वतंत्र ठिकाना था। अतः गुरुवर, क्या जिलाई ठिकाना भी स्वतंत्र ठिकाना था या लावा के बाद अन्य बनाता? कृपया इस दुविधा का निदान करें। जिलाई ठिकाना राजा के अधीन स्वतंत्र होना अलग बात है, ब्रिटिशों के अधीन अलग बात। राजस्थान के 3 ठिकाने ऐसे थे जिनके साथ अंग्रेजों ने अलग से संधि कर रखी थी, वो था लावा, कुशलगढ़ और निमराना। बाकी रियासतों के काल में कोई कितना भी पावरफुल होगा उससे मतलब नहीं है। जब देश की स्वतंत्रता आई थी तब देश में स्वतंत्र ठिकानों की संख्या केवल कितनी थी? 3, जो मैंने लिखवा दिया। हाँ, जिलाई पावरफुल ठिकाना था, लेकिन अलग से स्वतंत्र संधि करने का पावर उसके पास नहीं था, जयपुर के राजा ने किया था। नेक्स्ट, इनमें से है केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब का लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को निम्नलिखित में से किस पर गर्व है? गोपाल सिंह खरवा, बाल मुकुंद बिस्सा, दामोदर दास राठी और विजय सिंह पथिक। किसको गर्व है? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट, आलू वाले बाबा कहां पर हैं? क्योंकि मेरी रूम पार्टनर अलवर बताती है और मैं अजमेर, दोनों में इस क्वेश्चन को लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है। अतः क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आंसर बताने का कष्ट करें। ध्यान रखना, आलू वाले बाबा अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर। और इस बार जब तुम्हारी रूम पार्टनर लड़ाई कर ले तो उस रूम पार्टनर को मेरा बताना और उनको कहना कि अजमेर जाएं। अजय सागर नाम का गांव है अजमेर से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आलू बाबा संत श्री प्रसाद लाल जी महाराज रहते हैं, उनसे मेरी बात करवा देना तो आपका लड़ाई कभी होगी नहीं। तो ये था आलू बाबा। अपने बाकी जो हिस्ट्री की बातें रह जाती है, ये बागोर वगैरह, उन पर बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।